ये कहानी है कार्तिक सिंघानिया और कनक की। जहाँ कनक के लिए कार्तिक उसका बचपन का प्यार था, वहीं कार्तिक के लिए कनक सिर्फ उसकी नफरत थी, जिससे वो बचपन से ही नफरत करता आया था। ऐसे मैं जब कार्तिक अपने प्यार जूही से शादी करने जा रहा था, तभी शादी वाले दिन जूही अपनी शादी छोड़कर कहीं चली जाती है। तब मजबूरी में आकर अपने दिल में कनक के प्रति कड़वाहट लिए कार्तिक कनक से शादी करता है और खुद से वादा करता है कि वो कनक की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। क्या होगा इस शादी का अंजाम? क्या कनक जगा पाएगी प्यार कार्तिक के दिल में, या हो जाएगी उसकी नफरत की शिकार? एक आलिशान कमरा, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। उस कमरे के बीचों बीच एक किंग साइज बेड था, जिसे गुलाब की पंखुड़ियों से सजाया गया था। उस आलिशान रूम को देखकर ही समझ आ रहा था कि इसे किसी नए जोड़े के लिए सजाया गया है। उसी कमरे में उस किंग साइज बेड के सामने कनक लाल रंग के दुल्हन के जोड़े में खड़ी थी। इस समय उसकी आंखें बंद थीं और उसका दिल बेहिसाब धड़क रहा था। वो अपने आप में बुदबुदाई, इस कमरे के हर कोने में तुम्हारा एहसास है किट्टू। इतना कह उसकी पलकें हल्की नम हो जाती हैं। कनक धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी उस बड़ी सी कांच की फोटो फ्रेम पर जाती है, जिसमें कार्तिक सिंघानिया यानी कि उसके किट्टू की तस्वीर थी। दीवार पर लगी उसकी तस्वीर में उसका रोबिला चेहरा, उसकी जिम में बनाई हुई बॉडी, उसकी स्मार्टनेस, उसके मौजूद ना होने पर भी उसके होने का एहसास करा रही थी। उस रूम की दीवारें ब्लैंक एंड ग्रे से पेंट की गई थी। साथ ही खिड़कियों पर मैचिंग पर्दे भी लगे हुए थे। उन ब्लैक एंड ग्रे दीवारों पर कई तरह की बेशकीमती पेंटिंग्स भी लगी हुई थी, जिनकी कीमत कई करोड़ों में थी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो उस रूम को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा गया था। इतने सालों से इस घर में रहने के बावजूद कनक इस रूम में आज दूसरी बार आई थी, क्योंकि कार्तिक को कनक का उसके रूम में आना जो पसंद नहीं था। कनक को आज भी याद था कि बचपन में जब वो एक बार कार्तिक के रूम में आ गई थी, तब कैसे कार्तिक ने इस पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया था। उसने उसे बहुत डांटा था, जिसके बाद वो उस दिन काफ़ी ज़्यादा रोई भी थी। पर हर्टलेस कार्तिक को कहाँ कनक के आंसुओं से फर्क पड़ने वाला था। उसने तो बिना कनक पर ध्यान दिए उसे अपने कमरे से बाहर निकाल उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। कनक अभी अपनी यादों में खोई हुई ही थी कि उसी वक्त उस रूम का दरवाज़ा एक तेज़ आवाज़ के साथ खुलता है। कनक दरवाजे की तरफ देखने लगती है, जहाँ से एक लड़का रेड शेरवानी पहने हुए अभी अभी अंदर आया था। गोरा रंग, काली गहरी आंखें, जिनमें किसी का भी खुजाने का मन करे, हल्की दाढ़ी और 60 फीट की हाइट के साथ वो किसी कामदेव से कम नहीं लग रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी के हीरो कार्तिक सिंघानिया है, जो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं। साथ ही इनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है। इन्हें बिजनेस किंग के साथ साथ अंडरवर्ल्ड का किंग भी कहा जाता है। इनकी उम्र महज 28 साल है। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लड़कियों के साथ साथ लड़के भी इनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बात आती है हमारी कहानी की हीरोइन कनक की। कनक अपनी माँ के साथ रहा करती थी, लेकिन जब कनक 7 साल की थी तभी कनक की माँ यानी कि सुमन जी की एक बस एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। बस एक्सीडेंट के दौरान कनक अपनी माँ के साथ ही थी, पर उसकी जान बच गई थी। जिसके बाद कुछ लोगों ने उस मासूम सी 5 साल की बच्ची को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वहीं बात करें कनक के पिता की, तो उनके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कौन थे। जब कनक 7 साल की हुई थी तभी उस आश्रम में कार्तिक के मम्मी पापा और दादा दादी कार्तिक के साथ उस आश्रम में आए थे, क्योंकि ये आश्रम उन्हीं का था और वे हर साल कार्तिक के बर्थडे पर वहाँ आया करते थे। उस दिन भी कार्तिक का बर्थडे था। वे सभी कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि तभी कार्तिक की दादी की नज़र कनक पर पड़ी। गोरा चेहरा, नीली आंखें, घुंघराले बाल, फुले गालों और वाइट कलर की प्रिंसेस फ्रॉग। मैं कनक बिल्कुल किसी बार्बी डॉल की तरह लग रही थी। उसे देखते ही दादी ने उससे एक लगाव सा महसूस किया, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे कनक को गोद लेंगे, क्योंकि उस समय तक उनके परिवार में कोई भी लड़की नहीं थी और दादी की बड़ी इच्छा थी कि उनकी एक पोखती हो। इसलिए उन्होंने सभी को कनक के बारे में बताया और ये भी बताया कि वे कनक को गोद लेना चाहती हैं। दादी की बात सभी ने खुशी खुशी मान ली, जिसके कुछ दिनों बाद सिंघानिया परिवार ने कनक को गोद ले लिया। इस तरह से कनक सिंघानिया परिवार में आई थी।
कनक अब 21 साल की हो चुकी थी, लेकिन आज भी वो उतनी ही प्यारी थी जितनी कि वो तब हुआ करती थी जब वो 7 साल की थी। बस उसके बाल अब घुंघराले ना होकर स्ट्रेट हो गए थे। वहीं कार्तिक एक नज़र कनक की तरफ देखता है, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के वो अपने कदम कनक की तरफ बढ़ा देता है। कार्तिक को अपनी तरफ बढ़ते देख कनक धीरे धीरे अपने कदम पीछे लेने लगती है। इसी तरह पीछे होते हुए कनक के कदम अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि बेड के कारण अब पीछे जाने के लिए जगह ही नहीं बची थी। कनक साइड से जाने की सोचती है, लेकिन वो जा पाती कि उससे पहले ही अचानक कार्तिक उसे बेड की तरफ धकेल देता है और कनक के ऊपर आकर उसे रूडली किस करने लगता है। कनक बस आंखें फाड़े कार्तिक को देख रही थी और अपने हाथों की मदद से उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। पर अफसोस, हमारी नाजुक सी कनक कहाँ कार्तिक जैसे हट्टे कट्टे आदमी के सामने टीक सकती थी। कनक जितनी कोशिश करती कार्तिक को खुद से दूर करने की, कार्तिक उतने उसके करीब आता जा रहा था। पर कनक इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थी, इसलिए अब उसने कार्तिक की पीठ पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे, जिससे चिढ़कर कार्तिक उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ के पंजे में जकड़कर कनक के सर के ऊपर कर देता है और अपने दूसरे हाथ को कनक के पूरे शरीर में फिराने लगता है। कनक साइड से जाने की सोचती है, लेकिन वो जा पाती कि उससे पहले ही अचानक कार्तिक उसे बेड की तरफ धकेल देता है और कनक के ऊपर आकर उसे रोडली किस करने लगता है। कनक बस आंखें फाड़े हैरानी से कार्तिक को देख रही थी। कुछ देर बाद जब कनक को समझ आता है कि कार्तिक क्या कर रहा है, तब वो अपने हाथों को कार्तिक के सीने पर पुश करते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है। पर अफसोस, नाजुक सी कनक कार्तिक जैसे हट्टे कट्टे आदमी को खुद से दूर करने में नाकामयाब हो जाती है। बल्कि उल्टा, कनक जितनी कोशिश करती कार्तिक को खुद से दूर करने की, कार्तिक उतने उसके करीब आता जा रहा था। पर कनक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए अब उसने कार्तिक की पीठ पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए थे, जिससे चिढ़कर कार्तिक बिना किसी ब्रेक किए कनक के दोनों हाथों को अपने एक हाथ के पंजे में जगड़कर कनक के सर के ऊपर कर देता है और अपने दूसरे हाथ को कनक के पूरे शरीर में फिराने लगता है। कार्तिक कनक के होठों को किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे दर्द के मारे कनक की आंखों में आंसू आने लगते हैं। पर कार्तिक उसके आंसुओं को नजरअंदाज कर अपने आप को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ था। कनक के होठों को बेदर्दी से किस और बाइट करने के बाद कार्तिक उसके कोलर बोन्स पर आ जाता है। कोलर बोन्स पर किस और सक करते हुए कार्तिक ने अपने एक हाथ में कनक के दोनों हाथों को होल्ड किया हुआ था, तो वहीं अब वो अपने दूसरे हाथ को कनक की बॉडी पर फिराना बंद कर उस हाथ की मदद से खुद के कपड़े रिमूव करने लगता है। इस बीच कनक की कोशिश जारी थी कार्तिक को खुद से दूर करने की, पर वो चाह कर भी नहीं कर पा रही थी। वहीं कार्तिक, जिसने अपने ऊपर के कपड़े तो निकाल दिए थे, लेकिन पेंट निकालने में उसे दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो अपनी किस्प्रे कर कनक से दूर होता है और कनक के हाथों को रिलीज कर अपनी पेंट उतारने लगता है। वहीं कार्तिक के खुद से दूर होते ही कनक बेबस से आंसू बहाते हुए उससे कहने लगती है, आप प्लीज सस मत कीजिए ये सब, मेरे साथ मुझे जाने दीजिए प्लीज। इसके अलावा आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती मत करिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूं। इसके साथ ही कनक का रोना तेज हो जाता है, पर कार्तिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपने कपड़े खोलने के बाद कनक के कपड़े खोलने लगता है, जिससे कनक खुद को बचाने के लिए काफी ज्यादा छटपटाने लगती है। कनक के इस तरह छटपटाने से कार्तिक को उसके कपड़े निकालने में दिक्कत होती है, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में आकर अपनी पूरी ताकत से कनक के गालों पर एक थप्पड़ मार देता है, जिससे कनक के गोरे गालों पर कार्तिक की उंगलियों के निशान छप जाते हैं और उसकी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगती हैं। लेकिन कार्तिक बिना कनक की परवाह किए कनक के कपड़ों को एक चर्रर की आवाज के साथ फाड़कर उसके शरीर से अलग कर साइड में फेंक देता है और आगे बढ़कर कनक की पूरी बॉडी को चूमने लगता है। कुछ देर तक कनक की बॉडी को चूमने के बाद कार्तिक बिना किसी वार्निंग के जबरदस्ती कनक के अंदर एंटर होता है, जिससे कनक की एक दर्द भरी चीख उस पूरे रूम में गूंज जाती है। वही कनक की चीख सुनते ही कार्तिक के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है, लेकिन कुछ याद आते ही अचानक उसकी स्माइल कहीं गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। वो बहुत बेदर्द से कनक के साथ इंटीमेट होने लगता है,
कार्तिक इस समय किसी जानवर की तरह कनक से पेश आ रहा था। वही कनक अपनी लाचारी पर आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। आज उसने पहली बार कार्तिक का ये रूप देखा था, जो उसके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक था। हाँ, उसे पता था कि कार्तिक उससे नफरत करता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक अपनी नफरत में इतना ज्यादा गिर जाएगा कि वो उसके शरीर को नोचने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। आज उसने अपनी नफरत में कनक को एक काफी गहरा जख्म दिया था, जिसे कनक जिंदगी भर भूलने वाली नहीं थी। कहाँ उसने सोचा था कि आज से वो कार्तिक के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी, और कहाँ ये सब हो गया था। अब तो उसने कार्तिक का विरोध करना भी छोड़ दिया था। वो चुपचाप बिस्तर पर किसी जिंदा लाश की तरह लेटी हुई थी, और कार्तिक जो कर रहा था उसे वो करने दे रही थी। रात के करीब 4 बजे के आसपास, काफी घंटों तक कनक के शरीर के साथ खेलने के बाद जब कार्तिक का मन भर जाता है, तब जाकर वो कहीं कनक से दूर होता है और कनक को उसी बेजान हालत में छोड़कर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वहीं कनक अब तक बेहोश हो चुकी थी। 15 मिनट बाद कार्तिक वॉशरूम से अपनी कमर पर एक तौलिया बांधे बाहर आता है और कनक की तरफ बिना देखे बेड साइड के ड्रॉर से सिगरेट लाइटर निकालकर बालकनी की तरफ चला जाता है स्मोक करने के लिए। बालकनी में कार्तिक का एक हाथ रेलिंग पर कंसा हुआ था, तो वहीं उसके सिगरेट दूसरे मौजूद हाथ थी। में, जिसे वो अपने होठों से लगाए उसके कश भर रहा था, उसके पैरों के आसपास बहुत से आधे जले सिगरेट पड़े हुए थे, जिन्हें कार्तिक ने ही स्मोक करने के बाद फेंके थे। जब कार्तिक एक और सिगरेट लेने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है, तब उसे समझ आता है कि उसकी सारी सिगरेट्स खत्म हो चुके, जिसका एहसास होते ही कार्तिक एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर उन ठंडी हवाओं को महसूस करने लगता है जो उसके चेहरे को छू कर जा रही थी। अभी कार्तिक को आंखें बंद किए हुए कुछ पल ही बीते थे कि उसे किसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगता है, जिससे उसके होठों पर भी एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसी तरह से मुस्कुराते हुए एक नाम पुकारता है, जूही। पर तभी वो चेहरा अचानक गायब हो जाता है, जिससे एक झटके में कार्तिक अपनी आंखें खोल लेता है। आंखें खोलते ही उसकी मुस्कुराहट कहीं गायब हो जाती है और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। उसके माथे पर उसकी नसें उभर आई थीं। वो अपने एक हाथ का मुक्का बनाकर रेलिंग पर मारकर दांत पिसते हुए कहता है। कार्तिक अपने एक हाथ का मुक्का बनाकर रेलिंग पर दांत पिसते हुए कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों से उनके प्यार को छीनने का, उन्हें अपने प्यार से दूर करने का, उनकी खुशियों से भरी जिंदगी को उजाड़ने का। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि लोगों से उनके प्यार को छीनने का अंजाम क्या होता है, उनसे उनकी खुशियों को छीनने की सज़ा क्या होती है। ये कार्तिक सिंघानिया का तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा, तुमसे तुम्हारी सारी खुशियां छीन लूंगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से तुमने मेरी खुशियों को छीना है। तुम्हारी जिंदगी मैं इतनी बदतर बना दूंगा कि तुम इस जिंदगी को जीने से अच्छा मरना पसंद करोगी, पर तुम्हें मौत भी नसीब नहीं होगी। इतना कहते ही कार्तिक के होठों पर एक एविल स्माइल और आंखों में नफरत उतर आती है। अगली सुबह 6 बजे कार्तिक अपने रूम के बड़े से आलीशान सोफे पर बैठे हुए पिछले 1-10 घंटों से सामने बेड पर सोई हुई कनक को अपनी गहरी आंखों से घूर रहा था, जो आराम से सुकून की नींद लेने में बिजी थी। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि कहाँ उसने सारी रात जागते हुए बिताई थी और कहाँ कनक सुकून से सो रही थी। जब कार्तिक से कनक को इतने आराम से सोते हुए देखना बर्दाश्त नहीं होता है, तब वो सोफे से उठ वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वहाँ से एक बाल्टी भर पानी लाकर उस पूरे पानी को कनक के ऊपर डाल देता है, जिससे कनक की नींद एक झटके में खुल जाती है और बेड पर बैठ हैरानी से अपने सामने खड़े कार्तिक को देखने लगती है, जो अपने हाथ में खाली बाल्टी पकड़े उसे ही गुस्से से देख रहा था। कार्तिक के हाथ में खाली बाल्टी देख कनक समझ जाती है कि उसके ऊपर पानी फेंकने वाला कोई और नहीं, कार्तिक ही है, जिससे कनक को भी गुस्सा आने लगता है और वो बेडशीट को अपने शरीर के चारों तरफ लपेटते हुए बेड पर खड़ी होकर अपनी एक हाथ से बेडशीट पकड़े अपने दूसरे हाथ की उंगली कार्तिक की तरफ पॉइंट करते हुए कहने लगती है, कनक, मिस्टर मजनू,
कल तुम्हारी लैला तुम्हें मंडप में अकेले छोड़कर भाग गई थी, जिसकी वजह से आपका कल रात हार्ट ब्रेक था। इसलिए कल आपने जो भी मेरे साथ किया उसके लिए मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आज आपने मेरे ऊपर पानी फेंक कर अच्छा नहीं किया, क्योंकि इससे मेरी नींद खराब हो गई है। और कनक सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई उसकी नींद में टांग अड़ाए। अब जबकि आपने मेरी नींद खराब कर ही दी है तो। इतना कह कनक कार्तिक की तरफ देखती है, जो अपनी लाल आंखों के साथ उसकी पॉइंट की हुई उंगली की ही तरफ देख रहा था। कार्तिक को इतने गुस्से में देख कनक समझ जाती है कि अगर अब उसने आगे कुछ और उल्टा सीधा कहा तो कार्तिक सीधे उसकी उंगली की ही बलि चढ़ा देगा। इसलिए वो जल्दी से अपने हाथ को अपनी कमर के पीछे छुपाते हुए आगे कहती है, कनक, तो चलो, ये आपकी दूसरी गलती है, इसलिए मैं आपको माफ़ करती हूँ। वैसे भी आप मेरे हस्बैंड रहे तो मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकती हूँ। इतना कह कनक कार्तिक के कंधों को थपथपाती और बेडशीट अपनी चारों तरफ लपेटे हुए ही बेड से उतर कार्तिक के साइड से जाने लगती है कि कार्तिक बाल्टी साइड में फेंकते हुए कनक के एक हाथ को पकड़ उसे मरोड़ते हुए कनक की पीठ से लगा देता है, जिससे कनक की एक चीख निकल जाती है। पर कार्तिक उसके दर्द को नज़रअंदाज कर अपने दांत पिसते हुए कहता है, कार्तिक, तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं ना, लगता है इन्हें कुतरने पड़ेंगे। इतना कह कार्तिक कनक के बेडशीट को, जिसे उसने अपने शरीर पर लपेटा हुआ था, उसे उसके शरीर से अलग करने लगता है, जिससे कनक की पकड़ अपने बेडशीट पर मजबूत हो जाती है और वो कार्तिक से दूर जाने की कोशिश करने लगती है कि तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। तो वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है, जिससे उसका ध्यान कनक के ऊपर से हट जाता है। साथ ही उसकी पकड़ कनक के हाथों पर थोड़ी ढीली पड़ जाती है। कार्तिक की पकड़ खुद के हाथों पर ढीली पड़ते देख कनक कार्तिक को एक जोरदार धक्का देती है, जिससे कार्तिक जाके सीधे बेड पर गिरता है और कनक इस बात का फायदा उठाते हुए सीधे वॉशरूम में घुस जाती है। कार्तिक वॉशरूम के गेट को घूरने लगता है कि एक बार फिर दरवाजे पर नॉक होती है। तब कार्तिक बेड से उठकर गेट खोलने के लिए चला जाता है। जब कार्तिक दरवाज़ा खोलता है तो उसे दरवाजे पर एक सर्वेंट खड़ा मिलता है। कार्तिक उस सर्वेंट से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, कार्तिक, क्या काम है? कार्तिक के सवाल पर वो सर्वेंट घबराते हुए कहता है, सर्वेंट, सर, आपको और कनक बिटिया को आपके दादाजी नीचे बुला रहे हैं। इतना कह वो सर्वेंट चुप हो जाता है और कार्तिक के कहने का इंतज़ार करता है। कार्तिक कुछ न कहते हुए अपना सर बस हाँ में हिला देता है और उस सर्वेंट को जाने का इशारा कर देता है, जिसके बाद वो सर्वेंट चला जाता है। तो वही कार्तिक अपने स्टडी रूम में बने वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कनक अपनी बॉडी से उस बेडशीट को अलग कर साइड में फेंक देती है और सामने लगे मिरर में अपने शरीर में मौजूद उन निशानों को देखने लगती है जो कल रात कार्तिक ने ही उसे दिए थे। उन निशानों को देखते हुए, जो कि अब तक नीले पड़ चुके थे, कनक कार्तिक को कोसते हुए कहती है, पागल मजनू, रावण, ड्रेकुला कहीं का, अपनी लैला के साथ करता ना वो सब, देखो मैं क्या हालत कर दी है, उसने कितना दर्द हो रहा है मुझे, दादी से शिकायत करूंगी मैं इसकी, फिर देखना दादी कैसे इस मजनू के सर से इसकी मजनूपंती उतारती है। खुद से इतना कहने के बाद कनक शावर के पास चली जाती है और शावर ऑन कर नहाने लगती है। शावर का पानी जैसे जैसे कनक के शरीर पड़ रहा था, वैसे वैसे कनक को पिछली रात की बातें याद आ रही थी कि कैसे कार्तिक ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। अचानक कनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जो शावर के पानी में मिलने लगते हैं। साथ ही उसका शरीर भी कांपने लगता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। रोते हुए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, फिर खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं कनक, तू ऐसे टूट नहीं सकती है, तुझे खुद को मजबूत बनाना होगा। उनके मन में जो तेरे लिए नफ़रत है उसे ख़त्म करना होगा। जो गलत फहमियाँ हैं तुम उनके बीच में, उसे तुझे दूर करना होगा। तू ऐसे हार नहीं मान सकती है। तेरे सामने तो इससे भी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आने वाली हैं। अगर तू अभी से हार मान लेगी तो तू आगे कैसे लड़ेगी अपनी लड़ाई? इसलिए मजबूत बन और कार्तिक को ईंट का जवाब पत्थर से दे। इतना खुद से कह कनक अपनी आंखें खोलती है और शावर लेने लगती है। शावर लेने के दौरान कनक को अपनी बॉडी में उन निशानों के कारण काफ़ी जलन होती है, पर वो जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से शावर लेती है।
शावर लेने के बाद जब कनक अपने आसपास कपड़े ढूंढने लगती है, तब उसे ध्यान आता है कि वो जल्दबाजी में कपड़े लाना तो भूल ही गई थी। ये याद आते ही कनक अपने सर पर एक टपली मारती है और खुद में बड़बड़ाने लगती है। ओह हो कनक, तू क्या करती है? अब कैसे जाएगी तू बाहर? बाहर वो भूखा शेर तेरा वेट कर रहा होगा, पक्का। अगर तू बिना कपड़ों के बाहर गई तो वो तेरा शिकार कर लेगा। बेडशीट भी तूने आते ही फेंक दी, अब वो भी गीली हो चुकी है। इतना कहते हुए कनक अपना रोतलू फेस बनाकर पैर पटकने लगती है कि तभी कुछ सोचते हुए वो रुक जाती है। क्या पता वो मजनू अब तक चला गया हो। इतना खुद से कह कनक वॉशरूम का गेट हल्का सा खोल बाहर देखने लगती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। ये देख कनक खुश हो जाती है और वॉशरूम के गेट को वापस बंद कर कुछ समय तक गहरी सांसें लेने लगती है। फिर वापस वॉशरूम का गेट ओपन कर कनक वॉशरूम के लेफ्ट साइड कुछ दूरी में बने चेंजिंग रूम, जहां पर सारे कपड़े रखे हुए थे, की तरफ जाने वाले रास्ते पर अपनी आंखें बंद करके दौड़ने लगती है कि तभी वो किसी के सख्त शरीर से टकरा जाती है और एक तेज आवाज के साथ वो किसी के ऊपर गिर जाती है। कनक जिससे टकराई थी वो कोई और नहीं, कार्तिक ही था। कनक की तरफ वो भी अपने कपड़े ले जाना भूल गया था, इसलिए अपनी कमर पर सिर्फ एक ताव बांधे कार्तिक चेंजिंग रूम की तरफ जा रहा था कि कनक उससे आकर टकरा गई थी। अपने नीचे किसी को महसूस कर जब कनक अपनी आंखें खोलती है तो उसे कार्तिक नजर आता है, जो अपनी आंखें छोटी करके उसे ही घूर रहा था। कार्तिक को खुद की तरफ घूरते देख कनक उसे एक खिसियाहट भरी स्माइल पास करती है और स्माइल के साथ गिल्टी फेस बना के कहती है, 2 बार सॉरी, एक अभी आपको गिराने के लिए और दूसरा आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा। इतना कह कनक अपने शरीर पर टॉवल लपेट कर खड़ी होती है, फिर जल्दी से चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। कार्तिक जो फर्श पर लेटे हुए अब भी कनक के 2 बार सॉलिड का मतलब समझने में लगा था, वो गेट बंद होने की आवाज़ से होश में आता है और फर्श से उठते हुए अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए खुद से कहता है, इस बेवकूफ़ लड़की ने मुझे 2 बार सॉरी क्यों बोला? छोड़ो मुझे, क्या पागल कहीं की। इतना कह कार्तिक अपनी कमर पर बंधे टावल को कसने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। तो कार्तिक अपनी नज़र नीचे करता है, पर नीचे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसका टावल उसकी कमर से गायब था। कार्तिक चिल्लाते हुए, टावल चोर। चेंजिंग रूम के अंदर कनक अपने सामने देखती है, जहां एक तरफ आदमियों के कपड़े थे तो दूसरी तरफ औरतों के। कनक औरतों के कपड़ों की तरफ जाती है और उन कपड़ों को ध्यान से देखने लगती है, जिसमें शॉर्ट ड्रेसेस, जीन्स टॉप, साड़ी या तरह तरह के सूट शामिल थे। ये सभी लग्जरी ब्रांड्स के थे जिन्हें आदित्य ने खुद पसंद किया था और उसने खुद इन कपड़ों को सलीके से रखा था, लेकिन कनक के लिए नहीं, जूही के लिए। ये सोच उसकी आंखों में उदासी उतर आती है। कनक ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती थी कि ये कपड़े उसके नहीं हैं, पर अभी उसके पास खुद के कपड़े नहीं थे। इसलिए ना चाहते हुए भी कनक एक रेड कलर की साड़ी उन कपड़ों के बीच से निकालती है और उसे पहनने लगती है। कुछ देर बाद कनक वॉशरूम से बाहर आती है, साड़ी पहनकर। उस लाल साड़ी में कनक काफी खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक नई नवेली दुल्हन की तरह। उस लाल साड़ी में उसका गोरा रंग और भी निखर गया था। कनक अपने आसपास देखती है, पर उसे कार्तिक कहीं नजर नहीं आता। शायद वो वॉशरूम में होगा, सोचकर कनक ड्रेसिंग टेबल के सामने चली जाती है और तैयार होने लगती है। इसी बीच कार्तिक वॉशरूम से निकलकर चेंजिंग रूम के अंदर चला जाता है। लाइट मेकअप करने के बाद कनक सिंदूर की डिब्बी उठाती है और उसमें से थोड़ा सा सिंदूर लेकर वो अपने आप मांग भर लेती है। फिर उस सिंदूर की डिब्बी को वापस उसकी जगह पर रख देती है। खुद के अक्स को मिरर के जरिए देखते हुए अपने मन में सोचती है, कनक, ना ये कपड़े तेरे हैं और ना ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर भी तेरे नहीं है। इतना सोचते हुए कनक के होठों पर एक उपहास भरी हंसी आ जाती है, जैसे वो खुद की किस्मत पर हंस रही हो। कनक अभी अपने ख्यालों में ही गुम थी कि अचानक उसे महसूस होता है कोई काफी देर से उसे देख रहा है। कनक अपनी नज़र घुमाकर देखती है तो उसे मिरर में खुद के अक्स के साइड में कार्तिक का अक्स नजर आता है, जिसने ब्लू और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में बिजनेस सूट पहना हुआ था। कनक समझ जाती है कार्तिक ठीक उसके पीछे कुछ कदम की दूरी पर खड़ा है, जो न जाने कब से उसे ही घूरे जा रहा था। कार्तिक को अपनी तरफ घूरते देख कनक अपनी आंखें छोटी कर कहती है, क्या है, ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे तुमने कभी कोई लड़की नहीं देखी।
कार्तिक हड़बड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें देखने का। तुम क्या कहीं की हूर परी हो जो मैं तुम्हें देखूंगा? मैं तो बस ये देख रहा था कि कोई मेकअप के बाद भी इतना बदसूरत कैसे दिख सकता है। कनक अपने मन में, झूठा कहीं का, बोलती है, मुझे नहीं देख रहा और इसने मुझे बदसूरत कहा। खुद की शक्ल कभी देखी है इसने आईने में? अरे मनहूसियत टपकती है इसके चेहरे से। आया बड़ा मुझे बदसूरत कहने वाला हूँ। कनक पैर पटक कर रूम से बाहर जाने लगती है। कनक को बाहर जाते देख कार्तिक अपनी नज़र उससे फेर लेता है। तभी उसकी नज़र बेड पर पड़ती है जिसमें ब्लड के कुछ धब्बे थे। उन धब्बों को देख कार्तिक की आंखें सर्द हो जाती हैं। कार्तिक बिना किसी भाव के कहता है, वैश्य। कनक के कदम अपनी जगह पर ही थाम जाते हैं। कनक को रुकते देख कार्तिक उसकी पीठ को देखते हुए आगे कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हें अपनी वर्जिनिटी सर्जरी करवा लोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कितनी नीच और गिर्री हुई लड़की हो जिसने न जाने कितनी रात रंगीन की है। मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारी फितरत से मैं काफ़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, इसलिए कभी ये मत समझना कि मैं तुम्हारे जाल में फंसूंगा। अपनी बात खत्म कर कार्तिक आगे बढ़कर कनक की साइड से होते हुए उस रूम से बाहर निकल जाता है और अपनी स्टडी रूम में चला जाता है। कार्तिक तो जा चुका था, लेकिन कनक वहीं पर आंसू बहाते हुए खड़ी रह गई। कार्तिक के शब्द किसी तीर की तरह उसे चुभे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कार्तिक उससे इतने कड़वे शब्दों में बात कहेगा। क्या वो उसे इतना गिरा हुआ समझता है? ये सोचते हुए कनक को अपने दिल में एक अनकहा दर्द महसूस होने लगता है, पर वो किसी तरह से खुद को समझाती है और अपने आंसुओं को पोंछकर नीचे हॉल की तरफ बढ़ जाती है। नीचे हॉल में आते ही कनक की नज़र कार्तिक की माँ राधिका जी पर जाती है, जो मंदिर में आरती करने में बिजी थी। कनक अपने कदम मंदिर की तरफ बढ़ा देती है और हाथ जोड़कर राधिका जी के साइड में खड़ी हो जाती है। कनक को देख राधिका जी मुस्कुरा देती हैं। फिर भगवान की आरती खत्म कर राधिका जी आरती की थाल कनक की तरफ बढ़ा देती हैं, तो कनक आरती लेकर उस थाल को मंदिर के पास रख देती है। कनक, माँ सब कहाँ हैं? राधिका जी मुस्कुराते हुए, तेरे दादू तो बाहर बगीचे में घूम रहे हैं। आज तो बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी बरसों पुरानी इच्छा जो पूरी हो गई, तो उनके खड़ूस पोते की पत्नी जो बन गई और बाकी सब आते ही होंगे। इनकी बात पर कनक एक फीकी सी मुस्कुराहट अपने